हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारी क्लास 10th ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत से अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी को आज की क्लास में अटेम्प्ट करते हैं। फटाफट से आगे आ जाइए बच्चों और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कौन से स्टेट्स में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। आप सभी को पता है कि अलग अलग स्टेट्स में जो रीजन है लैंड के डिग्रेडेशन का वो डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है। जैसे पंजाब के अंदर ओवर इरिगेशन है रीजन, कुछ कुछ स्टेट्स में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है, कहीं पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो इट डेफिनेटली वेरीज, बट यहाँ पे सिंपली जो है माइनिंग की वजह से पूछ रखा है, सो वी शुड नो कहाँ पे ज्यादा माइनिंग होती है। आप सभी को पता है झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा, तो इन स्टेट्स में ड्यू टू माइनिंग सिवियर लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर सेकंड क्वेश्चन और पूछा यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि पंजाब के अंदर लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या है। पंजाब के अंदर बच्चों क्योंकि लोग एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग फसल उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। सो उस खेती बाड़ी करने के चक्कर में वो जो फील्ड है उसको इरिगेट नहीं ओवर इरिगेट कर डालते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ओवर इरिगेशन इज द मेन रीजन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एजेंडा 21 क्या है और उसके दो प्रिंसिपल्स बताइए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन 1992 इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील। उसके दो प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटीज, एंड एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो बेसिकली दो प्रिंसिपल्स के अंदर आप वो दो लाइनें लिखेंगे जो आपने एजेंडा 21 के बारे में पढ़ी हैं। तो यहाँ पर वही बच्चों देखो मकसद क्या था, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने का। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल डैमेज जो हुआ है, प्रकृति जो खराब हुई है उसको जो है ठीक करना है, गरीबी हटानी है, डिसीज बीमारियां जो है वो हटानी है ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। तो सारी की सारी कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करेंगी, साथ देंगे एक दूसरे को और उसके थ्रू जो है ये चीज़ें हटाई जाएंगी। और अपनी जो है म्यूचुअल नीड्स को समझना है कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबका जो है इसमें साथ देने बनता है, कॉमन इंटरेस्ट है कि सभी को एनवायरमेंटल डैमेज को टैकल करना, तो ऑल ऑफ दैट ठीक है। और हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी। चलिए नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। बच्चों आप सभी को पता है कि जब हम लीचिंग की बात करते हैं तो लीचिंग क्या होता है, बहुत तेजी से बरसात होने के कारण जब टॉप सॉइल की लेयर वॉश ऑफ हो जाती है तो नीचे जो मिट्टी रह जाती है काफी खुरदुरी सी, जो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, तो उसके बाद जो सॉइल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज द लैटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स मिनिमम या उससे ज्यादा के लिए जिस जमीन को खाली छोड़ा जाता है बिना कल्टिवेशन के, उस जमीन को हम क्या बोलते हैं, तो वी कॉल इट कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? अभी मैंने आप लोगों को बताया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। The reason is over irrigation, जरूरत से ज्यादा पानी डाल देना, बहा देना, ओवर इरिगेट कर देना। All right, next is our 7th question. In which of the following states the black soil is predominantly found? कहाँ पर हमारी जो काली मिट्टी है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है? We should know this, we should know the answer to this बच्चा पार्टी। आप सभी को पता है कि ब्लैक सोइल हमारे डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में पाई जाती है एंड वहां पर कौन सा स्टेट आता है, तो इट इज महाराष्ट्र। और तभी जो है ब्लैक सोइल में कॉटन की खेती भी होती है, महाराष्ट्र में कॉटन की खेती भी होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड डैश फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हो रहा था वहां पे किस चीज को अडॉप्ट करा गया था ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करा जा सके इन द 21st सेंचुरी। सो द करेक्ट आंसर इज एजेंडा 21 यानी कि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी भारत में कौन सी है, या फिर सबसे ज्यादा मौजूद देखा जाए तो कौन सी मिट्टी है बच्चों, तो इट इज डेफिनेटली दी एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है और यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, जब जो टॉप सॉइल की लेयर होती है जब वो वॉश ऑफ हो जाती है, बहकर चली जाती है, तो उसको हम उस पर्टिकुलर इरोजन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, कि पूरी शीट की शीट जो है बहकर चली गई। ठीक है, तो इट इज द शीट इरोजन।
नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है और यहाँ पे फिर से एक एमसीक्यू है और पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहाँ? ब्राजील में। तो ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरो में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, जहाँ पे एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा गया था फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। याद रखिएगा पूरी बात। ओके, 12th क्वेश्चन, Which of the following is essential for sustainable existence of all forms of life? कौन सी चीज इनमें से एक ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, सभी को की एग्जिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है? तो बच्चों इट इज डेफिनेटली रिसोर्स प्लानिंग। हमें जो है अपने सारे रिसोर्स को प्लान करके चलना है, कितने रिसोर्सेज मौजूद है, कितने रिसोर्सेज नहीं है, कि कितने साल तक चलेंगे, कैसे जो है सब तक वो रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से रिसोर्स प्लानिंग करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। ऑल राइट, एरिया सोन दैट मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज। जिस एरिया को हम लोग एक एग्रीकल्चरल ईयर में बोते हैं वहां पर प्लस नेट सोन एरिया को मिला दिया जाए तो क्या बोला जाएगा उस एरिया को? तो दैट इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब कि बच्चों देखो, सिंपली मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ कि क्या लिख रखा है, हमने ऐसे ही आंसर टिक मार्क नहीं कर दिया। बेसिकली बात ये होती है कि नेट सोन एरिया जब हम बोलते हैं ना, नेट सोन एरिया वो सारी जगह होती है जहां पर खेती हुई है, ठीक है, जहां पे एक बारी खेती हुई है साल में। अब सपोज मेरी एक जमीन थी, मैंने ना वहां पर एक बारी खेती करी तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया नेट सोन एरिया में। लेकिन हो सकता है कि एक बारी खेती करने के बाद मैंने साल में उसको फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ा, फिर उसके ऊपर एक और बारी खेती करी, ठीक है। तो एक ही एग्रीकल्चर ईयर में मैंने 2 बारी वहां पे खेती करी, तो होता क्या है, नेट सोन एरिया में वो जगह सिर्फ एक बारी काउंट करी जा रही है, बट वैसे वहां पे खेती 2 बारी हुई है एक एग्रीकल्चरल ईयर में, तो फिर उसको ना 2 बारी काउंट करा जाता है जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करते हैं। तो नेट सोन तो हो गया कि जहां खेती हुई है, प्लस अगर खेती एक से ज्यादा बार हुई है तो सब मिलाकर वो बन जाता है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉइल मोर कॉमन है पिडेमोंट प्लेन्स में सच एज द दोआर्स, टोस एंड तेराई। तो बच्चों आप सभी को पता है कि पिडेमोंट प्लेन्स यानी कि जो हमारे फुटहिल वाला रीजन होता है, दोआर्स, टोस, तेराई है ना, ये सब हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे कौन सा सॉइल कॉमनली पाया जाता है? तो इट इज दी एलुवियल सॉइल विदाउट अ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15th क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से सॉइल को रेगुर सॉइल बोला जाता है बच्चों। तो हम सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, दैट द ब्लैक सॉइल इज नोन एज द रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो एक तरीके से लावा फ्लोज उसका ओरिजिन रहा है, कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लावा बहते हुए आया था बच्चों, वो लावा जब एक तरीके से मिट्टी के ऊपर जम गया तो वो काला रंग जो आया है ना उस मिट्टी का, वो इसी वजह से आया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेगुर सॉइल। ओके, नेक्स्ट, lower horizons of the arid soil is occupied by कंकर due to increasing what। तो आप सभी को पता है बच्चों की जो एरिड सॉइल होता है, बेसिकली जो राजस्थान के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उस एरिड सॉइल में लोअर होराइजन, जो उसकी लोअर लेयर्स होती हैं, वहां पर कंकड़ मिलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं। अब वो कंकड़ क्यों मिलते हैं वहां पर? कंकड़ इसलिए मिलते हैं बच्चों क्योंकि वहां पे कैल्शियम कंटेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। दैट इज वाई वहां पे कंकड़ की एक लेयर मिलती है। और पता है ये जो कंकड़ होते हैं कितने ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि कंकड़ की वजह से जो पानी है वो भी फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता है मिट्टी के अंदर, अंदर तक नहीं जा पाता है पानी, कंकड़ की लेयर उसको ऊपर ही रोक लेती है, ठीक है। तो कैल्शियम कंटेंट क्योंकि बढ़ता है, इस वजह से हमारी जो एरिड सॉइल की लोअर होराइजन है वहां पे कंकड़ मौजूद होता है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन एन एमसीक्यू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल एक्सपीरियंसेस डेन्यूडेशन एंड इज एसिडिक इन नेचर विद ह्यूमस कंटेंट। पूछा जा रहा है कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स, वहां पर क्या होता है बच्चों, जैसे बर्फ है, अब बर्फ पिघलती है तो बर्फ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है अपने साथ लेकर बहती जाती है, ठीक है। तो डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करते हैं सॉइल, यानी कि वो इरोजन एक्सपीरियंस करते हैं, एसिडिक होता है यहाँ पे सॉइल जो है, और ह्यूमस कंटेंट भी होता है। तो इस सॉइल को क्या बोला जाता है? इट्स वेरी सिंपल, पहाड़ों पे पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली माउंटेनियस सॉइल, और माउंटेनियस सॉइल का दूसरा नाम क्या है? फॉरेस्ट सॉइल, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल। बच्चों जो क्लेई सा सॉइल होता है, गिलगिली सी मिट्टी होती है, उसके बीच में पानी तेज बहाव से चीरता हुआ जब चला जाता है तो इट फॉर्म्स गलीज,
व्हाट डज इट फॉर्म? गलीज। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गली इरोजन भी बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज आर डैश एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली डैश एंड डैश एक्सेप्टेबल। बच्चों आप सभी को पता है कि अगर मैं डिफाइन करूं, किस चीज को डिफाइन करूं? रिसोर्सेज को डिफाइन करूं, everything that is available in our environment देखिए बच्चों कोई भी चीज जो हमारी प्रकृति में मौजूद है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उसमें इतनी क्षमता है, तो फिर हर उस चीज को हम लोग एक रिसोर्स यानी कि एक संसाधन बुलाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मौजूद है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इट इज डैश एक्सेसिबल, प्रोवाइडेड कि वो चीज जो है हम उसको तकनीक के थ्रू उस तक पहुंच सके, हमारे पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, है ना। ऑब्वियसली अंदर एक मिनरल है, हम वहां तक ऐसे हाथ से खोद के थोड़ी ना पहुंचेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो मशीनें होनी चाहिए जो हमें उस मिनरल तक पहुंचाएं। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, साथ ही में इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली वो रिसोर्स फीजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है कि आप इतना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा खर्च के उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और फिर वो बहुत कम वैल्यू का रिसोर्स आपको मिल रहा है, तो इट शुड नॉट बी द केस। तो इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, दैट मींस आप जितना पैसा खर्च के उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करा रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू का वो रिसोर्स आपको मिलना चाहिए। साथ ही में डैश एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि बच्चों जो समाज है वो भी उसको एक रिसोर्स माने। जैसे सोना है, सोना वैसे एक पत्थर होता, लेकिन क्योंकि समाज में उस चीज की एक वैल्यू करी जाती है, उस चीज को उतनी वैल्यू दी जाती है कि हाँ इट्स वेरी प्रेशियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई, क्योंकि इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, वहीं से उसको वो वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, देन ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है एजर्शन रीजन का क्वेश्चन। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। एलुवियल सॉइल जो होता है, जो एलुवियल मिट्टी है, वो एक तरीके से आपके चावल, गेहूं, सीरियल, पल्सेस, दालें वगैरह इन सबको उगाने के लिए काफी आइडियल सॉइल रहता है। तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट लिखा है कि एलुवियल सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर होल्ड करने के लिए इट इज वेल नोन। दिस इज फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों assertion is true but the reason is false. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एक और assertion reason का क्वेश्चन। assertion में बोला जा रहा है कि soil is the most important renewable natural resource. soil एक बहुत ही ज्यादा important renewable natural resource है, which is definitely true. नीचे लिखा जा रहा है it supports different types of living organisms on earth. तो ऑब्वियसली बात है यार, मिट्टी ही तो सबको सपोर्ट कर रही है, नीचे बेस तो वही प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है बच्चों, और यहां पर ऑल्सो विल से कि आर इज दी करेक्ट आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है टेरेस कल्टीवेशन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इरोजन। मतलब टेरेस कल्टीवेशन जब आप करते हो, जब आप एक तरीके से ऐसे टेरेसेस बनाते हैं बच्चों पहाड़ पर और यहाँ पे ऐसे कल्टीवेशन करते हैं, तो इससे बोला जा रहा है कि इससे ना सॉइल इरोजन या कोई भी इरोजन रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, रुकता नहीं है, इरोजन फिर भी होता है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है?
क्योंकि यार हम लोगों ने टेरेस कल्टीवेशन करा ही इसलिए है ताकि हम इरोजन को रोक सकें, ताकि हम इरोजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, तो फिर ये ट्रू कैसे हो जाएगा? तो इट इज डेफिनेटली फॉल्स। ओके, रीजन दे रखा है यहाँ पे कि रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज एंड दिस हेल्प्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स। जब तेज बहता हुआ पानी आता है, रनिंग वाटर आता है, तो वो क्लेई सॉइल को चीर के जाता है और उससे जो है डीप चैनल्स बनते हैं, गलीज। यहाँ तक ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन बोला जा रहा है कि जो गली इरोजन हुआ है इससे आप क्रॉप्स को कल्टिवेट कर सकते हो, फसल की खेती कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। बोथ A and R are false. Both are false. All right? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। वो है हमारा 23वां क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। बच्चों लैंड यूटिलाइजेशन का सबसे पहले तो मतलब ही होता है कि आप जमीन को किस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। अब ऑब्वियसली जमीन का एक हिस्सा है जहां पे आपने खेती कर रखी है, जहां खेती कर रखी होती है वो क्या होता है? नेट सोन एरिया, ठीक है। और अगर उसी के साथ आप मिला देते हो जहां पे आपने एक से ज्यादा बार खेती करी है साल में, तो फिर उसको बोल दिया जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो एक तो हो गया जहां खेती कर रखी है, उसके अलावा भी लैंड को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। तो जहां खेती नहीं करी है तो क्यों नहीं करी है? सबसे पहले तो क्योंकि वो एरिया जंगल है, क्योंकि वो एरिया फॉरेस्ट है, इसलिए वहां खेती नहीं करी है। दूसरी चीज है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि या तो वो जमीन बंजर है या फिर वहां पर आपने एक सड़क बना दी है, फैक्ट्री बना दी है या बिल्डिंग बना दी है, ठीक है। फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जहां पे आप खेती क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि या तो वो परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड है, मतलब वहां पे परमानेंटली आपने उस जमीन को छोड़ रखा है कि वहां पे भेड़ बकरियां जो हैं जाके चारा चरेंगी, या फिर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, छोटे छोटे से ऐसे ट्री क्रॉप्स ऐसे उगे हुए हैं वहां पर जिनको आपने काटा नहीं है, या फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जिसको 5 या 5 से ज्यादा साल तक छोड़ दिया जाता है। फिर आता है फैलो लैंड, एक है करंट फैलो, एक है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो लैंड होता है जिसको आपने कल्टीवेशन के लिए 1 या 1 से कम साल तक छोड़ा है, मैक्सिमम 1 साल तक जिसको छोड़ा है। और दूसरा आता है अदर देन करंट फैलो, जिसको 1 से 5 साल के बीच में खाली छोड़ दिया है आपने। तो ये वो सारे की सारी जमीन का हिस्सा हो गया जहां पर आपने खेती नहीं करी है या नहीं कर रहे हो अभी फिलहाल। फिर एक वो हिस्सा हो गया जहां खेती हो रही है, ठीक है, वो हो गया नेट सोन एरिया। और नेट सोन एरिया प्लस एरिया दैट इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर टुगेदर मेक्स द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये है पूरा लैंड यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा 24th क्वेश्चन, और यहां पर पूछा जा रहा है मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज which are responsible for the process of soil erosion। यार ऑब्वियसली बहुत से नेचुरल तरीकों से भी सॉइल इरोजन होता है, नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, बट कुछ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं सॉइल इरोजन के लिए। अब नेचुरल तो हम बोले कि बहुत तेज बहता हुआ पानी आया, तेज बहती हुई हवा चली, तो वो तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए जिससे सॉइल इरोजन हो रहा है। बट कहीं ना कहीं हम लोग इंसान भी तो हैं रिस्पॉन्सिबल। तो कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, कोई भी 2 लिख सकते हो आप, जिससे कि सॉइल इरोजन हो रहा है। ओके, तो 2 human activities which are responsible for the process of soil erosion: deforestation, overgrazing, mining, construction, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो सकता है कि हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ काटे, जंगल के जंगल काट दिए, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों ने पकड़ के रखा हुआ था सॉइल को, बट अब पेड़ ही काट दिए तो वो सॉइल लूज हो गया और इरोजन हो गया। ओवरग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, तो इन सब की वजह से सॉइल इरोजन होता है और ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है। साथ ही में पूछा गया है कि 2 टाइप के सॉइल इरोजन जो कि इंडिया में ऑब्जर्व करे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई भी 2 टाइप के सॉइल इरोजन। तो यहाँ एक गली इरोजन लिख रखा है, एक शीट इरोजन लिख रखा है। गली इरोजन क्या होता है? जब रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल मेक्स डीप चैनल्स। क्लेई सॉइल है, दलदली सी मिट्टी, उसमें तेज बहता हुआ पानी ऐसे चीरता वगैरह और ऐसे गली से उसमें बना ली, और ये जो है लैंड काफी अनफिट हो जाता है और कल्टिवेशन यहाँ हो नहीं पाती। फिर है शीट इरोजन, जब पानी एक तरीके से बहते हुए जाता है बहुत तेजी से, और जो टॉप सॉइल की जो लेयर होती है उसको अपने साथ बहाते हुए, पूरे शीट की शीट को बहाते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है, इसको हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पर, और 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा सुनते हैं इसको। Which geographical factors are responsible for the evolution of black soil? बच्चों बोला जा रहा है कि ब्लैक सॉइल इवॉल्व कैसे हुआ, काली मिट्टी किस तरीके से उसको रंग मिला है, कैसे आई है वो, तो पहले तो एक्सप्लेन करो। एंड इसको जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक सॉइल को आइडियल क्यों माना जाता है या सबसे ज्यादा सूटेबल क्यों माना जाता है कॉटन ग्रो करने के लिए। तो दोनों का आंसर देंगे। तो सबसे पहली चीज है क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक तो जलवायु का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही में पेरेंट रॉक मटेरियल जो होता है, ठीक है, पेरेंट रॉक प्रेजेंट नहीं पेरेंट रॉक होगा यहाँ पे,
पेरेंट रॉक मटेरियल, जो पेरेंट रॉक है, जो सबसे नीचे रॉक की लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि हमारा ब्लैक सॉइल काले रंग का है, और साथ ही में वॉल्केनिक ओरिजिन है, इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, लावा फ्लो की वजह से बच्चों, जब लावा एक तरीके से सेटल हो गया जमीन के ऊपर, है ना, तो उसने अपना एक तरीके से रंग छोड़ दिया, वो मिट्टी काली हो गई। ओके, कॉटन ग्रो करने के लिए आइडियल इसलिए है क्योंकि इसमें आप ये जो सॉइल है ये मॉइस्चर होल्ड कर पाता है, साथ ही में इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश बहुत ज़्यादा मौजूद है, और डीप क्रैक्स इसमें पड़ते हैं जिससे एरेशन होता है, हवा जो है पास कर पाती है। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। फीचर्स लिख दो ब्लैक सॉइल के, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सजेस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन सुटेबल टू इंडियन कंडीशंस। जो बोला जा रहा है कि 3 तरीके बताओ सॉइल कंजर्वेशन के जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करे जा सकते हैं, या फिर कौन से स्टेप्स, देखो सेम ही क्वेश्चन है, कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन हिली एरियाज में आप रोक सको। अच्छा नहीं बच्चों ध्यान दीजिए, हिली एरियाज में अगर आपको सॉइल इरोजन रोकना है तो आप कॉन्टोर प्लाउइंग और टेरेस कल्टीवेशन के बारे में लिख सकते हो, है ना। हिली एरियाज के अंदर अगर आपको सॉइल इरोजन रोकना है तो कॉन्टोर प्लाउइंग और टेरेस कल्टीवेशन लिख सकते हो, बाकी कोई भी 3 मेथड आप बता सकते हो। नाउ सॉइल कंजर्वेशन का सबसे पहला मेथड होता है कॉन्टोर प्लाउइंग, यानी कि प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। इससे जो है स्पीड जो है पानी की वो धीरे हो जाती है, स्लोप से पानी धीरे बहता आएगा और मिट्टी हमारे साथ में नहीं लेके जाएगा। तो जैसे ये एक पहाड़ है, इसकी जो कॉन्टोर लाइंस है, यहाँ पर आपने पेड़ शेड उगा दिए, ठीक है, कल्टीवेशन कर दी, तो पानी का बहाव धीरे हो जाए, स्लोप के नीचे आते आते। नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन, तो इससे भी हम इरोजन रोकते हैं, तो ऐसे टेरेसेस बना देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज में टेरेस फार्मिंग अच्छे से प्रैक्टिस होती है। तीसरा मेथड है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में होता है बड़े फील्ड में डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। हाँ, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे क्रॉप उग रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी एक क्रॉप उग रहा है, यहाँ पर भी एक क्रॉप उग रहा है, पूरे लेयर्स में उग रहा है, पूरी लाइन में उग रहा है, उसके बीच में जगह छोड़ दी जाएगी और यहाँ पे घास को उगने दिया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग करी जाएगी ताकि विंड के फोर्स को ब्रेकअप कर सको आप, हवा तेजी से है तो उसको आप ब्रेक कर सको। लंबा, फिर ऐसे लंबा क्रॉप उग रहा है, छोटी घास, या घास लंबी या क्रॉप छोटा, तो हवा के फोर्स को रोकने के लिए करा जाता है। फिर आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में आप पूरे जो है चारों तरफ फील्ड के जो है क्या करते हो, पेड़ ही पेड़ उगा देते हो चारों तरफ, ठीक है। तो इससे जो है सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज करने के लिए राजस्थान के अंदर भी यूज करा जाता है, साथ ही में मतलब जो वेस्टर्न हमारा इंडिया है वहां पर भी यूज करा जाता है और वैसे भी यूज करा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा 27वां क्वेश्चन, और ये देख लीजिए कितनी बारी जो है रिपीट हो रखा है, बार बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने जो बेइंतहा तरीके से बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा है, बिना शोषण करे यूज करते गए, इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियल है, और ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति में ही तो मिल रहे हैं, यूज कर लो। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज जब आप करने लगे तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, लेट्स लुक एट इट। सबसे पहले, टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हैज कंटिन्यूड। कुछ ही लोगों की जरूरतों को या लालच को पूरा करने के लिए आप रिसोर्सेज को डिप्लीट करते चले गए, खत्म करते चले गए। साथ ही में तो कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए डिप्लीशन होता रहा। फिर दूसरी चीज ये भी आती है कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन देखा जाता है। जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, गरीबों के पास है ही नहीं। तो एक तरीके से बच्चों हैव और हैव नॉट की सोसाइटी क्रिएट कर दी है। सोसाइटी में एक विभाजन आ गया है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अमीर लोग हैं, हैव्स, एंड कुछ ऐसे जिनके पास है ही नहीं रिसोर्सेज, जो गरीब लोग हैं, हैव नॉट्स। साथ ही में इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत बेरहम तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। जैसे हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, क्या क्या होता है और अलग अलग टाइप का, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है हमारा 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और काफी रेयर है ये क्वेश्चन बच्चों, कि कुछ इलाके भारत में ऐसे जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज ज्यादा हैं और दूसरे रिसोर्सेज की कमी है। तो ऑब्वियसली कहीं पर भी ऐसा नहीं होता बच्चों कि सारे रिसोर्सेज बराबर रूप में मिलते हैं, है ना।
तो वही बात करी जा रही है, इस आंसर को सपोर्ट करिए विद 3 एग्जांपल्स। तो इंडिया के अंदर मतलब रीजन्स है विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डिफिशिएंट इन सम अदर। तो उसी का एग्जांपल देंगे कि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी है, यहाँ पे मिनरल्स और कोयला बहुत ज्यादा मिलता है, बाकी रिसोर्सेज की कमी है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, बरसात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतना नहीं है। राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट वाटर रिसोर्स नहीं है। लद्दाख में कुछ एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन यहाँ वाटर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वही है, कहीं चीज में कोई चीज ज्यादा है, किसी चीज की कमी है। तो इट इज डेफिनेटली लाइक दैट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो रिसोर्सेज का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। 29th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 3 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। बच्चों जो हमारा एरिड सॉइल है उसके कोई भी 3 फीचर्स हमें यहाँ पे लिख कर बताने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता भी रही हूँ। सबसे पहली चीज इन्होंने लिख दी है कि एरिड सॉइल जो है इसका रंग जो है लाल से भूरे रंग का होता है। साथ ही में ये जो है सैंडी होते हैं, टेक्सचर में काफी रेतीले होते हैं और सेलाइन होते हैं, नमकीन होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि एरिड सॉइल उस जगह में ही पाया जाता है जहां थोड़ा सूखा क्लाइमेट होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान भी रहता है, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है, ड्राई भी रहता है वो जगह, इवेपोरेशन ज्यादा होती है, इस वजह से सॉइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर तो होता ही नहीं है। लोअर होराइजन सॉइल के जो है वहां पे कंकड़ मौजूद होता है, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट नीचे की साइड पे बढ़ता रहता है, इस वजह से कंकड़ भी मौजूद होते हैं। ऑल राइट, और यहाँ पर आ गया बच्चों लास्ट क्वेश्चन, जहां पे पूछा जा रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन जो है, कितनी बारी देखो ये क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा बारी रिपीट हुआ है। 3 मेजर्स बताने हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सके। कैसे हम लैंड को डिग्रेड होने से रोक पाएंगे? ऑल राइट, अब यार तुमने खराब कैसे करा था, तो उसी का उल्टा अब करना पड़ेगा। खराब करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करा था, माइनिंग करी थी, है ना, कुछ नहीं छोड़ा था। तो क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन करके खराब करा था, तो अब ठीक करने के लिए एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ओवर ग्रेजिंग करके खराब करा था, तो इसलिए अब ग्रेजिंग को मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही में बच्चों शेल्टर बेल्ट्स का लगाना, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, थॉर्नी बुशेस लगाकर, मतलब शेल्टर बेल्ट वगैरह लगाकर। तो एक्चुअली जो हमने सॉइल इरोजन के 2 पढ़े थे ना, वो मेथड, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स, बेसिकली शेल्टर बेल्ट्स वाला इसमें जरूर आएगा। शेल्टर बेल्ट्स वाली सेम चीज है, लैंड डिग्रेडेशन में भी आएगी, सॉइल डिग्रेडेशन में भी आएगी, कि शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करके आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में जो लैंड डिग्रेडेशन में वेस्ट लैंड जो है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके, प्रॉपर डिस्चार्ज, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज एंड सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। ऑल राइट, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल ओवर ओवर ग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन। तो जिन चीजों से खराब करता है एकदम उसका उल्टा कर दो, तो उससे आप डेफिनेटली जो है लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर लोगे। तो इसी के साथ बच्चों हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड दिस सेशन। तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में लिख दीजिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, ठीक है, तो इससे ना ऑब्वियसली एक ही जरिया है हम लोगों के पास एक दूसरे से बातचीत करने का, दैट इज थ्रू द कमेंट्स दैट यू गाइज गिव ऑन द वीडियोस। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर हम टीचर्स को पता कैसे चलेगा कि असली में आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए, किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, किस चीज में दिक्कत आ रही है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, सो हाउ विल वी गेट टू नो। सो जस्ट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 of us, आप लोग कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइएगा, एंड कैसा लगा आज का सेशन वो भी बताइएगा बच्चों कमेंट्स के थ्रू। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी मिस आउट ना करे इस प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को। डेफिनेटली बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इसमें मैंने आप लोगों को कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत बारी आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, और स्पेशली भी उन पे सेशन लेकर आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस, और जितने ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हुए, जितने आंसर्स तुम्हें इन 30 के 30 में से पता थे, मुझे भी बताना, उससे तुम्हें भी ये पता चलेगा कि कितनी तैयारी तुम लोग कर चुके हो और कितने पानी में हो। ऑल राइट, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे करते हैं बच्चा पार्टी हम लोग समाप्त। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड